ये एक ऐसा इदारा है जहाँ पे आप मल्टीपल होराइजन्स में काम कर सकते हो और यहाँ पे जो लीडरशिप है, शाह साहब की लीडरशिप, वो आपको अलाउ करती है कि आप अपनी क्रिएटिविटी को यहाँ पे आके जितना बूस्ट कर सकते हो आके बूस्ट करो, अपने कॉन्फिडेंस को आके बूस्ट करो। मुझे आके पता लगा कि मेरी वॉइस ओवर बहुत अच्छा है, मैं प्रेजेंट बहुत अच्छा कर लेता हूँ और मुझे वो फिर प्लेटफॉर्म्स दिए गए, मुझे जो है वो डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाने का कहा गया, मुझे वॉइस ओवर्स दिए गए। क्योंकि जो उस्ताद होता है ना, उसे पता होता है कि मेरे स्टूडेंट में, मेरे शागिर्द में क्या क्या सलाहियतें हैं। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं उन लोगों से मिलूँगा जिन्हें मैं अखबारात में पढ़ता हूँ, मैं उन लोगों से मिलूँगा जिनको मैं टीवी पे देखता हूँ। सर से मैंने मेहमान नवाज़ी सीखी कि किस तरह आपने गेस्ट को रिसीव करना है, और जो आपके अगर उस्ताद आ रहे हैं ख़ास तौर पे, तो आपने किस तरह उस्ताद से मिलना है, किस तरह उस्ताद को प्रोटोकॉल देना है, किस तरह उनको बिठाना है, किस तरह चीज़ें पेश करनी है, सर्व किस तरह करनी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनको देख के आपको बहुत ही खुशी होगी, क्योंकि वो हैं शुएब इमाम साहब। शुएब इमाम साहब कासिम अली शाह फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से 500 से ज़ायद इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर चुके हैं। इसके साथ साथ वो एक बेहतरीन वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तौर पे भी नुमायाँ काम कर चुके हैं, और इनको ये एज़ाज़ हासिल है कि ये वो उन चंद लोगों में शामिल है जो कासिम अली शाह साहब के साथ खुसूसी नशिस्तें सवालों जवाब की रिकॉर्ड करवा चुके हैं। हम इनसे जानेंगे कि कासिम अली शाह फाउंडेशन असरे हाज़िर में किस तरह लोगों की खिदमत कर रहा है और किस तरह एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जहां पे लोग आके अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं और अपनी ज़ात की आगही से आगाह हो सकते हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि इन्होंने पिछले 3 बरसों में क्या क्या सीखा कासिम अली शाह साहब की ज़ात से और इस इदारे से। आइए इनसे मिलते हैं। बहुत शुक्रिया शुएब इमाम साहब, आप तशरीफ़ लाए, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सर, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि आप 500 से ज़ायद इसी प्लेटफॉर्म से इंटरव्यूज़ कर चुके हैं, इसके साथ साथ आप एक बेहतरीन वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तौर पे भी काम कर चुके हैं, और इसके साथ साथ आपने एक किताब पे भी काम किया, और इसके साथ साथ आप ट्रेनर के तौर पे भी सामने आए, और इसके साथ साथ आपने कासिम अली शाह फाउंडेशन के तकरीबन हर प्रोजेक्ट में अपनी इनपुट दी। ये इतनी मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी कैसे बनाई, कैसे अपने आप को ग्रूम किया? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और फाउंडेशन के तवस्सुत से मैं यहाँ पे आज मौजूद हूँ। अच्छा, ऐसा है कि बेसिकली अगर हम फाउंडेशन की बात करें ना, ये एक ऐसा इदारा है जहाँ पे आप मल्टीपल होराइजन्स में काम कर सकते हो, अपनी इनपुट दे सकते हो, और यहाँ पे जो लीडरशिप है, शाह साहब की लीडरशिप, वो आपको अलाउ करती है कि आप अपनी क्रिएटिविटी को यहाँ पे आके जितना बूस्ट कर सकते हो आके बूस्ट करो, अपने कॉन्फिडेंस को आके बूस्ट करो, अपनी प्रेजेंटेशन को आगे बूस्ट करो, अपनी पीआर को आगे बूस्ट करो, अपनी पीपल मैनेजमेंट को आगे बूस्ट करो। अब देखें, यहाँ पे जो है मैं अगर बात करूँ तो मुझे आके पता लगा कि मेरी वॉइस ओवर बहुत अच्छा है, मैं प्रेजेंट बहुत अच्छा कर लेता हूँ, और मुझे वो फिर प्लेटफॉर्म्स दिए गए, मुझे जो है वो डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाने का कहा गया, मुझे वॉइस ओवर्स दिए गए। क्योंकि जो उस्ताद होता है ना, उसे पता होता है कि मेरे स्टूडेंट में, मेरे शागिर्द में क्या क्या सलाहियतें हैं, तो वो उसी के मुताबिक आपको डील कर रहा होता है, उसी के मुताबिक जो है वो आपको चैलेंज कर रहा होता है, उसी के मुताबिक आपको वो गोल्स दे रहे होते हैं, टारगेट दे रहे होते हैं। शायद मैं, अगर आप मुझसे पूछें तो शायद मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं इतनी मल्टीपल जो है डायमेंशंस में अपनी इनपुट दूंगा, या मैं कर भी सकता हूँ इतना कुछ। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं उन लोगों से मिलूँगा जिन्हें मैं अखबारात में पढ़ता हूँ, मैं उन लोगों से मिलूँगा जिनको मैं टीवी पे देखता हूँ, मैं उन लोगों से मिलूँगा जिनको मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ, जिनकी वीडियोस वायरल हैं, जिनका कंटेंट वायरल है, जिनकी किताबें वायरल हैं, जिनसे लोग मिलना चाहते हैं, हाथ मिलाना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। मुझे इस प्लेटफॉर्म से ये मौका मिला, ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं उनके साथ बैठूं, मैं उनसे बात करूं, मैं उनके एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर करूं, उनकी पर्सनालिटी को एक्सप्लोर करूं, उनसे सीखूं और अपने आप को ग्रूम करूं। तो यहाँ पे जितनी भी डायमेंशंस रहीं, जितने भी प्रोजेक्ट्स को मैंने हेड किया, जितने भी इवेंट्स जो है वो मैंने ऑर्गेनाइज़ किए, वो बेसिकली इस जो इदारा है वो उसका इन्वायरमेंट है, ये इसका ओरा है। और बेसिकली ये तमाम तर चीज़ें कहाँ से आती हैं? ये लीडर से आती हैं। तो वो लीडर जो होता है वो कहीं ना कहीं अपना विजन, अपना मिशन अपनी टीम के अंदर मुंतकिल करता है।
और अगर आप मुझसे पूछे तो मैं कहूँगा कि शाहजी को ये आर्ट हासिल है कि वो अपना जो विज़न है, अपना जो मिशन है, जो अपना काम है, उसके अंदर अपने जो उनके साथी हैं, उनकी टीम्स हैं, उनके कुलीग हैं, जितने भी लोग उनके साथ काम करते हैं वो उनको शरीक कर लेते हैं और उनको बराबर का क्रेडिट देते हैं। मैं कहूँ कि बल्कि उनको क्रेडिट बहुत ज़्यादा देते हैं, हालांकि काम इतना नहीं होता लेकिन सर उनको क्रेडिट बहुत ज़्यादा देते हैं। तो ये शायद एक बहुत बड़ी वजह है कि आप मोटिवेटेड फील करते हैं, आपके अंदर मोटिवेशन होती है, आप खुद नए काम को चैलेंज के तौर पे लेते हैं। शायद वो काम ऐसा होता है जो आपने ज़िंदगी में नहीं किया होता, लेकिन आप उसको चैलेंज के तौर पे लेते हैं और आप उसमें अपने इनपुट डालते हैं और आप खुद हैरान रह जाते हैं कि क्या मेरे अंदर ये पोटेंशियल था और मैंने इतने अच्छे से इसको निभाया या इतने अच्छे से इसको किया। तो बेसिकली ये मेरे ख्याल में लीडर से आता है। तो लीडर से आहिस्ता आहिस्ता वो पूरी हायरार्की में नीचे तक जाता है और लोग फिर इसी तरह बूस्ट होते हैं, अपने पोटेंशियल को यूटिलाइज़ करते हैं, अपनी ज़ात को यूटिलाइज़ करते हैं और बड़ी कंस्ट्रक्टिव और वैल्यूएबल चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं। सर, आपने फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से 500 से ज़ायद इंटरव्यूज़ किए, जिसकी अब माशाल्लाह मिलियंस में व्यूअरशिप है। आपका स्टाइल बड़ा यूनिक था, आप बहुत ही काइंडली और पोलाइटली लोगों से बात करते थे। अमूमी तौर पे एंकर्स बड़े जारहाना सवाल भी करते हैं और बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, लेकिन आपका स्टाइल क्लिक किया और हिट हुआ। इसकी क्या वजह थी? ऐसा है अली भाई कि जब शुरू में मैंने इंटरव्यूज़ करना शुरू किए तो मेरी जो पिच है वो आम एंकर्स की तरह नहीं थी। जिस तरह अगर आप देखें जो हमारी स्लॉट होती है 7 से लेकर रात 10 बजे तक 11 बजे तक की, तो उसके अंदर वो बिल्कुल बैश कर रहे होते हैं, ठीक है, रब कर रहे होते हैं सवाल, और इतने एग्रेसिवली पूछे जा रहे होते हैं कि वो सवाल कम और इस तरह लगता है कि आप मेहमान की तौहीन ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन मेरी ये नेचर नहीं थी, ठीक है, और मुझे वो स्टाइल पसंद भी नहीं था, ठीक है। और अब इसमें मेरा जो सबसे एज था कि मैं रिस्पेक्ट देता हूँ, सही है, और मैं ये चाहता भी हूँ कि एंकर बराबर की रिस्पेक्ट दें, और यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। उन्हें लगता है कि जितना हम ह्यूमिलिएट करेंगे, जितना रिडिकुलेट करेंगे हम अपने जो हमारे सामने मेहमान बैठे हैं, उतना ज़्यादा हमारे जो है वो रेटिंग बढ़ेगी और हमारे व्यूज़ वगैरह ज़्यादा आएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है, मेरा नहीं ख्याल ऐसा है। दूसरा, अगर आप देखें तो एंकर्स जो बैठे होते हैं उनकी कोई रिसर्च नहीं होती, ठीक है, वो रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन नहीं कर रहे होते। और सबसे बड़ी बात जो मैंने देखा कि वो क्यूरियस ही नहीं होते। एक क्यूरियोसिटी होती है ना कि बंदा सामने वाले को एक्सप्लोर करे, वो बंदा भी हो सकता है, वो कोई इशू भी हो सकता है, वो कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, वो सोसाइटी के हवाले से कोई भी काम हो सकता है, कोई भी इशू हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन वो क्यूरियोसिटी नहीं है। लेकिन अगर आप एक ही टेंशन के साथ बैठे हो ना कि मैंने रेटिंग लेनी है, रेटिंग लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप उसको तरीके से लें, अगर आप उसको जो उसके मीडियम्स हैं, जो उसके एक पॉजिटिव चैनल्स हैं, उस तरह लें तो आपको जो है लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। यहाँ पे जो है वो एक अटेंशन की जो है वो जंग चल रही होती है, वो एंकर चाह रहा होता है कि सारी टेंशन मेरे पे रहे, कैमरा मेरे पे रहे, ठीक है, बार बार जो है मैं वो पॉइंट्स इस तरह के बैश करूँ कि उसका कोई चंक निकल आए, कोई वायरल हो जाए कोई चीज़, और वो बस मैं किसी तरह से जो है वो हिट हो जाऊँ। इसी तरह अगर बात करें तो फिर कोई कंस्ट्रक्टिव चीज़ नहीं होती। अगर आप कोई सोसाइटी को कोई कंस्ट्रक्टिव चीज़ नहीं दे रहे, उनके किसी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं दे रहे, या उनको आप किसी तरह की कोई डायमेंशन नहीं दे रहे, या आप उनके लिए कोई ऐसा कंटेंट नहीं लेके आ रहे जो कि मतलब उनको वैल्यू ऐड करे उनकी ज़िंदगी में किसी भी तरह के किसी भी डायमेंशन में। आप यकीन करें, मैं जब इंटरव्यू के लिए बैठता था तो मेरी एक ही नीयत होती थी कि जो 20 से 25 मिनट हैं जो मेरा व्यूअर देख रहा है, उसके 20 से 25 मिनट मैं उसके आज के दिन के कीमती तरीन मिनट्स बना दूँ। तो एक ये भी शायद फैक्टर था कि वो चीज़ें कामयाब हुई। दूसरा, ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, ठीक है, आप यहाँ पे जो है वो जब आप कोई पॉजिटिव बात करते हैं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है ही पॉजिटिव बात के लिए मशहूर, पॉजिटिव काम के लिए मशहूर है, फलाही कामों के लिए मशहूर है। तो यहाँ पे जब आप बात करते हैं तो वो बात सुनी जाती है, और अगर आप उसको बिल्कुल नीयत के साथ करते हैं, अच्छी नीयत के साथ और अच्छे पोटेंशियल के साथ और अच्छे कंटेंट के साथ लेकर आते हैं, तो लाजमी तौर पे उसको लोग सुनते हैं। और इसकी तो बहुत ज़्यादा वैक्यूम है। देखें, आप अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ है तो वो जंगल की आग की तरह फैलती है, लेकिन अगर कोई पॉजिटिव है तो अव्वल तो उस पर कोई कुछ बनाता नहीं है, उस पर कोई वीडियो नहीं बनेगी, कोई पैकेज नहीं बनेगा, बहुत कम। अब थोड़ा सा ट्रेंड आया है लेकिन बहुत कम, क्योंकि जाहिर सी बात है लोग इतना ज़्यादा पॉजिटिव कंटेंट को नहीं सुनते, नहीं देखते, और ज़्यादातर जो है वो सोशल मीडिया की भी बात करें तो अब गेम जो है वो व्यूअरशिप पे आ गई है। अब ये नहीं देखा जा रहा कि क्या हम कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, किस तरह की चीज़ें हम लेके आ रही हैं। तो ये चीज़ें हैं, जब ये चीज़ें आप अपने अंदर इनकलकेट कर लेते हैं बीइंग एन एंकर पर्सन, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई भी चीज़ जो है वो रोक सकती है आगे बढ़ने से। सर, मुझे ये बताइएगा कि वो शुएब जो कासिम अली शाह फाउंडेशन में आया था फर्स्ट डे, और आज शुएब इमाम ट्रेनर एंकर पर्सन, इसमें क्या फ़र्क है? अच्छा, इसमें तो अली भाई ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देखें, ये इदारा जो है वो आपको ग्रूम करता है, ये इदारा आपको कपड़े पहनने से लेके मतलब बोलना तक सिखाता है, आपको प्रेजेंट करना सिखाता है। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने यहाँ पर बहुत कुछ सीखा,
मैंने प्रेजेंटेशन देना सीखी यहाँ पे आके प्रॉपरली, ठीक है। और यहाँ पे मुझे वो प्लेटफॉर्म दिया गया, मुझे वो मौके दिए गए ताकि मैं जो अपनी क्रिएटिविटी है उसको बूस्ट करूँ, उसको सामने लेकर आऊँ। अब जिस हॉल में हम बैठे हुए हैं, इस हॉल में पता नहीं मैंने कितने ही सेशंस को कंडक्ट किया है, सही है। तो उस तरह जब आपको मौके मिलते हैं, आपको एक लीडरशिप मौके देती है, तो आप लाजमी तौर पे ग्रूम करना शुरू हो जाते हैं। जो मेरे अभी अटायर है मेरा, ठीक है, इसको मैंने सीखा, ये भी इसी प्लेटफॉर्म से सीखा, सर से सीखा। तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर आना शुरू हो जाती हैं। अब यहाँ पे मैंने कंटेंट राइटिंग भी सीखी, मैंने कई डॉक्यूमेंट्रीज़ के स्क्रिप्ट लिखे, कई सारी चीज़ें ऐसी लिखी और वो वायरल भी हुई। उसके बाद फिर मुझे जब वॉइस ओवर का काम दिया गया तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है मेरी आवाज़ बेहतर होना शुरू हो गई। कुछ चीज़ें मेरे अंदर पहले से थी लेकिन उनको पॉलिश यहाँ पे आके किया। तो वो जब आपने वॉइस ओवर देना शुरू करते हैं तो इट्स अ हेक्टिक वर्क, इस पे आपको जान लगानी पड़ती है। और वो देखने वाले और सुनने वालों को इस तरह लगता है कि बस वो स्क्रिप्ट लिया और आपने बोल दिया, लेकिन उसके पीछे एक पूरा का पूरा होमवर्क होता है, एक पूरी की पूरी आपकी मशक होती है जो आपने की होती है। और वो फिर कहीं जाके आप इस काबिल होते हो कि उसको बड़े अच्छे तरीके से अपना जो है वो अपनी वॉइस को साउंड कर सको ताकि लोग सुने और वो टेंशन ग्रैब करे। और जो अदायगी होती है उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जिन्होंने मिल के मेरी पर्सनैलिटी को बनाया, वो तमाम तर चीज़ें मैंने यहाँ से सीखी। अब अगर हम बात करें उसकी पीपल मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे पता नहीं कितने दर्जनों यहाँ पे जितने भी सेशंस वगैरह हुए हैं तो उसके अंदर मेरी इनपुट हुई होती थी। उसको ऑर्गेनाइज करना, प्लान करना, चीज़ों को लीड करना, कंट्रोल करना, वो तमाम तर चीज़ें कहीं ना कहीं मेरी जेडी के अंदर शामिल होती थी। तो अब उसके अंदर जब आप जो है महीने में आपके 20 सेशन हो रहे हैं, 25 हो रहे हैं, अब तो कोरोना की वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा कम हुई। अब उसमें हर तरह की ऑडियंस आ रही है, हर तरह के लोग आ रहे हैं, आप उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, आप उनके साथ बात कर रहे हो। कोई अग्रेसिव है आप उसको डील कर रहे हो, किसी का कोई मसला आ गया आप उसको डील कर रहे हो, किसी का कोई क्यूरी है आप उसको डील कर रहे हो। तो ये जो इदारा है ना आपको ग्रूम कर लेता है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता भी नहीं होता और सबकॉन्शियसली जो है वो चीज़ें आपके अंदर, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर इनकलकेट होना शुरू हो जाती हैं और आपको नहीं अंदाज़ा होता। और दूसरे लोग बताना शुरू हो जाते हैं कि यार ये चीज़ आपकी कितनी ग्रूम्ड हो गई, इतने अरसे पहले मिले थे अब आप कितने चेंज हो गए हैं, कितना पॉजिटिव चेंज आया आपके अंदर। तो ये तमाम तर चीज़ें मैं समझता हूँ कि यहाँ पे एक तो होराइजन्स बहुत ज़्यादा है, माहौल बहुत ज़्यादा है, लीडरशिप का एक बहुत ज़्यादा असर होता है। और अगर आप खुद कुछ करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात है, अगर आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कुछ करने की, आगे बढ़ने की, और आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि यार ये मेरा एरिया है, इसमें मुझे खेलना है और इस पर आप काम करते हैं, फिर आप नहीं देखते कि ये 9 to 5 है या आप सारा दिन उस पर लगे रहते हैं। जब आप इससे ये इदारा ही ऐसा ही है मेरे ख्याल में, जब मैं यहाँ पे आया तो हम 9 to 5 से आज़ाद हो गए। ऐसा ही तो हमें जब काम मिलता था तो हमें नहीं देखते थे कि 9 to 5 है, हम काम पे लगे रहते थे, हमें कोई परवाह नहीं होती थी, क्योंकि हमें पता होता था कि ये जो मौका मिला है इसको यूटिलाइज़ करना है अच्छे तरीके से। तो अल्लाह ताला का करम था कि यहाँ पे मैं आया और सर की सोबत में रहा, सर की कंपनी में रहा, सर की लीडरशिप में रहा। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं आप सीखते रहते हैं, आपके अंदर आती रहती हैं। और जब 3 साल गुजर गए और मुझे पता भी नहीं चला, और अब लोग बताते हैं कि जी आपके अंदर ये चेंज आया है, ये चेंज आया, ये चेंज आया है, तो वो क्रेडिट गोज़ टू कासिम अली शाह फाउंडेशन, क्योंकि ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली आपके अंदर आ रही होती हैं। सर, कासिम अली शाह साहब के साथ आपकी पहली मुलाकात कब, कहाँ और कैसे हुई थी? ये जो क्वेश्चन है ना, शायद जो है मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा पूछे वाला क्वेश्चन है। ऐसा है कि मेरी रिहाइश खानपुर में रीमर खान के साथ, साउथ पंजाब में। तो सर को तो मैं पिछले कोई 6-7 सालों से सुन रहा था और सर के साथ बहुत ज़्यादा लगाव था। सर की वीडियो से मुझे डायरेक्शन मिली, उनकी किताबों से मुझे डायरेक्शन मिली, और मैंने अपने आप को एक्सप्लोर किया, अपनी ज़ात को पहचाना और ख़ुद शनासी के अमल से गुजरा। तो सर की ना एक वर्कशॉप हुई करती थी अपनी तलाश के नाम से, मेरे ख्याल में यहाँ पे कोई हॉस्पिटैलिटी टीम के नाम से होटल है वहाँ पे ना। तो मैं 12 घंटे का सफ़र करके स्पेशली सर से मिलने के लिए आया था और मुझे बहुत क्रेज़ था उनसे मिलने के लिए। तो मेरा था कि जैसे यहाँ पे ये सेशन होगा और जैसे ब्रेक होगी तो ब्रेक में मैं कोई मौका देख के सर से मैं मुलाकात कर लूँगा, उनसे हाथ ही मिला लूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन ऐसा हुआ कि ब्रेक से कुछ देर पहले जब ब्रेक होने वाली थी तो सर ने इजहार किया कि मैं ब्रेक लूँगा और मैं थकावट बहुत ज़्यादा है। तो उनका मतलब इंटरेक्ट में मकसद ये था कि आपने ख्याल रखना है, थोड़ा सा एक रूम देना है मुझे। तो मैं उस वक्त ब्रेक में नहीं मिला सर से, सिर्फ इसलिए कि मेरे उस्ताद ने कहा है कि थोड़ा सा रूम देना है और मैं उनको तंग नहीं करना चाह रहा था। तो मैं सफ़र करके आया था इतनी दूर से, लेकिन मैं उनसे नहीं मिला। और इवन कि मेरा दोस्त भी मेरे साथ, उन्होंने भी कहा कि मिल लेते हैं वगैरह। तो मैंने कहा नहीं यार, जब इशारा मिल गया तो आपको नहीं मिलना चाहिए, अदब का तकाजा यही है। तो मैं नहीं मिला। तो अब ऐसा हुआ कि अब मैं चला गया यहाँ से, फिर दोबारा मैं इस्लामाबाद। तो वो बेताबी तो थी मेरे अंदर मिलने की, वो इस्तराब तो था, लेकिन वो उस तरह मौका नहीं मिल रहा था मुझे।
तो फिर उसके बाद जो है वो ट्रेन द ट्रेनर बैच 8 अनाउंस हुआ, तो फिर मैं वो अटेंड करने के लिए आया। तो उसमें जो है वो मेरी सर के साथ मुलाकात हुई। वो 10 मिनट की मुलाकात थी, वो मुलाकात फिर लंबी हो गई सर के साथ, और वो दिन है और आज का दिन है कि 3 साल गुजर गए और मैं यहाँ पे हूँ। तो क्योंकि मेरा एक एक्सपीरियंस पहले से था इस इंडस्ट्री से, सर की वीडियो से मैं एक्सप्लोर कर चुका था अपने टैलेंट को। तो मैं तकरीबन कोई 5वें 6ठे सेमेस्टर में था, तो मैंने बाकायदा तौर पे एक फर्म है वाकेड में, मैंने उसको ज्वाइन कर लिया था। हमारे एक मेंटोर मेरे हैं सर अतीक रज़ा, मैंने उनको ज्वाइन किया, उनके साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं काम करता रहा, वहाँ से बहुत ग्रूम हो गया था। तो इसलिए जो है मुझे यहाँ पे आने में, ट्रेनिंग इंडस्ट्री को समझने में मुझे ज़्यादा देर नहीं लगी, और फिर मैंने सर को ज्वाइन किया। सर की मेहरबानी, उन्होंने मुझे मौका दिया और अब यहाँ पे बैठे हैं। सर, कासिम अली शाह साहब के साथ आपका एक बहुत तवील वक्त गुजरा है जिसमें आपने उनको असिस्ट भी किया, आपका डायरेक्ट उनके साथ इंटरेक्शन रहा है। कोई ऐसी मेमोरेबल मोमेंट जो आप शेयर करना चाहें हमारे साथ? बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसा है कि मैं जब यहाँ पे आया ना, तो लाहौर फेस्टिवल यहाँ पे बहुत बड़ा किताब मेला होता है, तो वो होने जा रहा था। तो सर ने मुझे उसका प्रोजेक्ट हेड बना दिया। ठीक है। तो उस पर बेतहाशा मैंने मेहनत की। वो तकरीबन 3 माह पहले मुझे प्रोजेक्ट दिया गया, तो उस पर रिव्यूज़ रिकॉर्ड करना, उसके फ्लायर्स बनाना, उसका पेज रन करना, कोई 100 के करीब मैंने रिव्यूज़ उसके रिकॉर्ड किए, जिसके अंदर लोग कहते थे कि आप इसको ज्वाइन करें, सेलिब्रिटीज़ वगैरह etc। और इसी तरह फिर आपने फ्लायर्स डिज़ाइन करना, आपने उसको फेसबुक पेज को चलाना, उसकी कैंपेन रन करना, उसके अंदर बुक लॉन्चिंग सेरेमनीज़ थी तो वहाँ पे गेस्ट की लिस्ट बनाना, उनको जो है वो किताब वगैरह पेश करना, फिर वहाँ पे अरेंजमेंट्स वगैरह सारा कुछ। अब ये सारा कुछ की तैयारी मैं तकरीबन कर चुका था। ठीक है, अब ऐसा हुआ कि जब जिस दिन वो प्रोजेक्ट शुरू होना था ना, तो वहाँ पे यहाँ पे कोई जो है वो पॉलिटिकल मूवमेंट हुई। अब मैं नाम नहीं चाहता, तो वो पॉलिटिकल मूवमेंट हुई जिसकी वजह से वो तमाम चीज़ें रुक गई। सही है। तो अब मेरी तो इतनी ज़्यादा मेहनत थी, तो मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो गया। ठीक है, तो फिर मैं सर के पास गया और सर ने देखा कि ये बहुत ज़्यादा डिसहार्ट है और इसकी इतनी मेहनत है पिछले 3 माह की। तो सर ने फिर मुझे बिठाया और सर ने कहा कि यार एक दफ़ा ना, मैंने अपने जो मेरी एकेडमी है उसके जो ये फ्लायर्स होते हैं, बैनर्स होते हैं, वो मैंने अकेले ने लगाए। मैनुअली लगाते थे तब तो। बिल्कुल है। तो सर ने वो कहा कि मैंने सारे के सारे लगाए ना, पता नहीं कितने सर ने तादाद बनाई कि वो मैंने लगाए। और जैसे ही मैं लगा के हटा ना, एकदम आंधी आई और वो सब के सब उड़ गए। तो सर ने कहा कि उस वक्त मैं भी बहुत डिसहार्ट हो गया था, लेकिन आज देखो कि वो बैनर ऐसे उड़े कि आज दुनिया में हर जगह पे सर का पैगाम है। जहाँ पे भी लोग उर्दू बोलते हैं वो सर को जानते हैं कहीं ना कहीं। तो उस चीज़ ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। इसी तरह जब मेरी वालदा को हार्ट अटैक आया पिछले साल, तो सर कॉन्स्टेंटली कॉन्टैक्ट में रहे। आपका कोई भी मसला होता है तो आप अगर सर को बताते हैं, सर कभी भी आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते अनटिल कि आप सर को अपना मसला नहीं बताते, शेयर नहीं करते। तो सर हमेशा पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में डिफरेंस रखते हैं। तो सर उसके अंदर मेरे साथ कॉन्टैक्ट में रहे और मुसलसल मुझसे पूछते रहे, हर तरह की हेल्प के लिए सर तैयार थे, मुझसे पूछते रहे। मुझे मोराल काफ़ी हाई किया उसमें। और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें होती हैं सर आपको लीड करते रहते हैं। सर को पता होता है कि आप इस वक्त कौन सी इमोशनल स्टेट में हैं। सर हमेशा आपको थपकी देते हैं, सर हमेशा आपका मोराल जो है वो हाई करते हैं। तो ये चीज़ें हैं। और सर को जितनी भी मेरे सर के साथ ट्रैवलिंग रही, जितना भी मैंने सर को देखा, सर ने 1 मिनट भी मैंने सर को नहीं देखा कि उन्होंने कभी ज़ाया किया हो। तो सर हमेशा सर के पास किताब होती है, हमेशा सर के पास कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव चीज़ होती है काम करने के लिए। इवन के जब सर के छोटे बेटे हैं फ़हाद, उनकी पैदाइश थी तो हॉस्पिटल में मैं था, मैं भी वहाँ पे मौजूद था किसी काम के सिलसिले में। तो मैंने तब भी देखा कि सर के हाथ में एक बुक थी। सही। तो ताकि कोई टाइम अगर आपको कोई फ्री है, किसी का भी आप वेट करते हैं किसी चीज़ का, तो आपका वक्त जो है वो ज़ाया ना हो। ये चीज़ मैंने सर से सीखी। इसी तरह से अली भाई अगर मैं ऐड करूं जो मेरी सर से लर्निंग रही, तो वो मैंने डे टू डे प्लान करना सीखा। मैंने अपना महीना प्लान करना सीखा, अपना वीक प्लान करना सीखा, अपना डे प्लान करना सीखा। अगर इस फाउंडेशन की बात करें या सर की बात करें, तो सर का पूरा पूरा महीना प्लान होता है, पूरा पूरा वीक प्लान होता है और पूरा दिन प्लान होता है। और हम उनको बाकायदा शेड्यूल भेजते हैं कि सर आपके अगले दिन का ये सारा शेड्यूल है, और सर उसको बाकायदा तौर पे देखते हैं, बनवाते हैं अपना शेड्यूल सारा का सारा। तो ये चीज़ मैंने सर से सीखी। सर से मैंने मेहमान नवाजी सीखी कि किस तरह आपने गेस्ट को रिसीव करना है, और जो आपके अगर उस्ताद आ रहे हैं ख़ास तौर पे, तो आपने किस तरह उस्ताद से मिलना है, किस तरह उस्ताद को प्रोटोकॉल देना है, किस तरह उनको बिठाना है, किस तरह चीज़ें पेश करनी है, सर्व किस तरह करनी है। इस तरह अगर हम बात करें तो सर जिस तरह रिस्पेक्ट देते हैं किसी को, मेरे ख़्याल में वो बहुत बड़ी चीज़ है। और सबसे बड़ी बात अगर मैं आपसे कहूँ जो एक लीडर के लिए बहुत मुश्किल होती है, वो अपनी टीम को इस तरह फील कराना कि सब के सब मेरे लिए बराबर हैं। सही है। यहाँ पे अगर मैं हूँ, आप हैं,
सुमेर साहब अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम में से कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि सर मेरे साथ ज़्यादा करीब है, क्योंकि सर का ये चार्म है कि सर ने हर चीज़ को बड़े बैलेंस तरीके से रखा हुआ है और हर किसी को अपनी जगह दी हुई है और हर किसी को ये लगता है कि सर मेरे करीब है। और ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि आप किसी को फील ना कराएं कि वो ज़्यादा अहम है या आप ज़्यादा अहम नहीं हैं। इसी तरह एक और चीज़ जो मैंने सर से सीखी कि वो आपने तोहफ़ा किस तरह देना है किसी को, उसकी पर्सनैलिटी के मुताबिक, और बिल्कुल सर्च करके, बिल्कुल उसका पेन लेके कि उसके काम भी आए। और मैंने देखा सर के साथ जो भी मिलता है, जो भी आता है, सर उसकी ज़िंदगी में कोई ना कोई वैल्यू एडिशन लाजमी तौर पे करते हैं, हर सूरत में जो है वो वैल्यू एडिशन करते हैं। और सीखने को बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने सबकॉन्शियसली भी सीखी सर से, तो इस तरह की चीज़ें हैं। और सर के साथ एक मेरा लाइफ लॉन्ग रिलेशन है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो चलता रहेगा, और इसी तरह से मैं सर से मज़ीद चीज़ें भी सीखता रहूँगा। सर मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को लीड करना, मैनेज करना और साथ इतना हम्बल और पोलाइट रहना, ये आपने कैसे सीखा? अच्छा ये क्योंकि आपने मेरे साथ काम किया है, बिल्कुल, तो आप मेरी नेचर से वाकिफ़ हैं। बेसिकली ये मेरी नेचर है, ठीक है। और मैं नहीं समझता कि आपको अच्छा काम कराने के लिए, आपको टीम लीड करने के लिए, या फिर आपको किसी से काम निकलवाने के लिए अग्रेसिव होने की ज़रूरत है। आई डोंट थिंक सो। मेरा ये ख्याल है कि जब आप किसी को उसका ड्यू क्रेडिट देते हैं, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम को समझते हैं, उसके साथ एक अच्छी कम्युनिकेशन रखते हैं और उसके मसले को अपना मसला जानते हैं और कम्युनिकेशन गैप नहीं आने देते, और हर बंदे को उसको वही जॉब देते हैं जो उसके लिए राइट जॉब है, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आपको अग्रेसिव होने की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, मोमेंट्स आते हैं जिसमें आपको होना भी पड़ता है, किसी के साथ आपको स्टैंड लेना पड़ता है और वो होना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो मेरी नेचर इस तरह से है तो मैं इसलिए हूँ इसमें। और दूसरा ये कि जब आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई होती हैं बहुत छोटी उम्र में, जब आपने चीज़ों को संभाला होता है, तो मेरे साथ ऐसा रहा कि मैंने बहुत छोटी उम्र में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली अपने घर की और बाकी तमाम तर चीज़ों की, तो वो चीज़ मेरे अंदर वहाँ से इनकनकेट हुई। तो क्या आपने पैनिक नहीं होना, आपने जो है वो किसी तरह से जो है वो अपना कंट्रोल लूज़ नहीं करना अपने ऊपर, आपने शॉर्ट टेम्पर नहीं होना। तो वो चीज़ें मेरे ख्याल में वहाँ से आई, क्योंकि छोटी उम्र में ही मैंने जिम्मेदारियाँ ले ली थी घर के हवाले से और बाकी तमाम तर चीज़ों के हवाले से। तो दैट इज़ द थिंग कि वो मेरे अंदर इनकलकेट हो गई। तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं नहीं समझता कि आपको अग्रेसिव होना पड़ता है काम निकलवाने के लिए, टीम को लीड करने के लिए। आपको क्रेडिट देना है हमेशा अपनी टीम को, और अगर कुछ भी बुरा होता है, कुछ भी, तो मैं चाहता हूँ कि वो जो लीडर होता है वो हमेशा सामने आए और उस चीज़ को जो है वो बेयर करे और उसकी जिम्मेदारी खुद ले। और मैं अक्सर कहा करता हूँ मजाक में, जो है वो लीडर जो होता है ना, वो सीने पे गोली खाता है। ठीक है। तो एक लीडर को ऐसा ही होना चाहिए कि जो क्रेडिट हो तो वो अपनी टीम को दे, और अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो उसकी जिम्मेदारी वो खुद ले। सर अभी रिसेंटली आपने एक फर्म को ज्वाइन किया है बतौर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। सर आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? फ्यूचर में आप किस किस तरह से काम करना चाहते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। और मैंने रिसेंटली जो है वो फाउंडेशन को खैर बात कहा। इसमें ऐसा है कि बेसिकली मेरा ये मानना है कि हर शख्स जो होता है, हर शागिर्द जो होता है, उसकी एक अपनी कैपेसिटी है। वो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक ही अपने उस्ताद से, अपने मेंटोर से फैज़ ले पाता है, ठीक है। यहाँ पे सीखने को तो बहुत कुछ है, बिल्कुल, लेकिन मैं ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैंने यहाँ पे सब कुछ सीख लिया है, और शायद मैं सीख सकता भी नहीं हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इतना कुछ है सीखने को। जो मेरी कैपेसिटी थी, जो मेरी लिमिटेड कैपेसिटी थी, उसके अंदर रहते हुए मैंने चीज़ों को सीखा। तो आपने जिस तरह कहा कि फ्यूचर गोल्स क्या हैं, सर हमेशा आपको थपकी देते हैं, सर हमेशा आपके गोल्स बनवाते हैं, आपको मिशन देते हैं, आपको रिकग्नाइज़ करवाते हैं कि आप किस कैलिबर के हैं, आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो बेसिकली मैंने कॉर्पोरेट में बीइंग अ ट्रेनर काम करना है, काम कर भी रहा हूँ। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी था कि मैं कॉर्पोरेट के इदारों में घुस के उनको देखूँ, उनके मसले मसाइल देखूँ, उसके प्रॉब्लम्स को देखूँ, इदारों को चलाऊँ, उनको देखूँ, लीड पोजीशंस पे काम करूँ, ताकि जो आपको ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनका आपको बेहतर तरीके से अंदाज़ा हो। और आज से जब भी मैं फिर कॉर्पोरेट में आऊँ या उनको मैं ट्रेनिंग दूँ किसी भी तरह से, तो मैं एक मैच्योर कॉर्पोरेट ट्रेनर के तौर पे सामने आऊँ, जिसको पूरी इन्वायरमेंट का, मार्केट का, तमाम तरह की प्रॉब्लम्स का, इदारों का पता हो। तो दैट इज़ द थिंग कि सर आपको थपकी देते हैं ताकि आप आगे जाएँ, क्योंकि ये देखें, एक सर उसे हमेशा कहते हैं कि ये मॉडर्न खानका है। जो भी शागिर्द यहाँ पे आता है वो अपने हिस्से का जो है फैज़ लेता है, अपने हिस्से का इल्म लेता है, और फिर उसने कहीं ना कहीं आगे चले जाना है। सर यूथ जो कि बहुत ज़्यादा डायरेक्शन लेस है और उनके पास एक क्लैरिटी नहीं है, उनको आखिर में जाते जाते आप क्या सजेशंस देंगे? मैं अगर बात करूं अपनी, तो देखें, सबसे पहली बात कि आपके अपने अंदर ना एक क्वेश्चन ज़रूर होना चाहिए। वो क्वेश्चन ये है कि मुझे किस मकसद के लिए बनाया गया। आप यकीन करें,
सर को सुनने से पहले, जब सर से मेरा तारुफ नहीं हुआ था वीडियो के थ्रू, तो मेरे अंदर ये क्वेश्चन ज़रूर था। और मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने इस क्वेश्चन के होने में, मेरे अंदर ये क्वेश्चन था, तो उसके बाद सर ने, अल्लाह ताला ने जवाब की सूरत में मुझे सर की वीडियोस दिखाई, ठीक है, जिससे मुझे डायरेक्शन मिलना शुरू हुई। क्योंकि तब आपके अंदर कोई क्वेश्चन ही नहीं है, आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी ही नहीं है, आपके अंदर वो क्वेश्चन ही नहीं है कि मैंने आगे बढ़ना है या मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, मैंने क्या करना है, मुझे किस डायरेक्शन में काम करना है। बेसिकली हम किसी भी काम के प्रोसेस को एंजॉय नहीं करते। द मेन थिंग इज़ हम प्रोसेस को एंजॉय नहीं करते, हम हमेशा आउटकम को देख रहे होते हैं। मेरे बेशुमार दोस्त मेरे हैं जो इंजीनियर्स हैं, बेशुमार डायमेंशंस में काम करते हैं, उनकी अल्टीमेट जो उनकी निगाह होती है ना, अल्टीमेट जो उनका विजन होता है, वो सिर्फ और सिर्फ जो आउटकम होती है, आउटकम क्या है, गाड़ी, ठीक है, ड्राइवर, अच्छा घर, अच्छे सोसाइटी में घर, तनख्वाह, फॉरेन टूर्स, ETC, ये आउटकम है। लेकिन जो वो प्रोसेस है उससे वो गुजरना नहीं चाहते, वो जो मेहनत है वो नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं किसी ना किसी तरह से हम कोई शॉर्टकट ले लें और यहाँ पे पहुँच जाएं। मेरा नहीं ख्याल ये मुमकिन है। मेरा ये 500 इंटरव्यूज़ का निचोड़ है कि मैंने जितने भी लोगों से मैंने इंटरव्यूज़ किए, जितने भी लोगों से मैं मिला और उनसे मैंने उनकी ज़िंदगी को देखा, तो मैंने उनको कभी किसी शॉर्टकट से आते नहीं देखा। एक ब्यूरोक्रेट हैं गुलाम हुसैन साहब, उन्होंने 10 साल मेहनत की, 10 साल मेहनत की सिर्फ अपने गोल को हासिल करने के लिए। इसी तरह कई लोग हैं, मैं कई लोगों की मिसालें दे सकता हूँ। अमजद अजीज़ साहब यहाँ पे आए, जिनका अपना प्राइवेट जेट भी है, मैंने उनका इंटरव्यू किया। उन्होंने सिर्फ एक आइडिया को पकड़ा, सिर्फ एक आइडिया को। वो फ्रांस में, तो उन्होंने देखा कि जितने भी मंडी के लिए फ्रूट आते हैं, फल आते हैं, सब्जियां आती हैं, वो जो है वो ऑर्गेनिक नहीं है, उनके ऊपर मिसाला वगैरह लगा। उन्होंने सिर्फ एक आइडिया को पकड़ा, उन्होंने ऑर्गेनिक चीज़ें ली बिल्कुल और उनको सेल करना शुरू किया। आज उनके 200 से ज़्यादा उनके स्टोर्स हैं। अकरम वाला एक साहब हैं, बिल्कुल देहाती से हैं। उन्होंने जब मुझे बताया इंटरव्यू के दौरान कि वो जब जापान में गए, तो उन्होंने किसी कारखाने में थे, किसी फैक्ट्री में थे, तो उन्होंने कहा कि जी इसकी सफाई करें। तो वो उन्होंने कहा कि जी हम तो, साथ हमारे गांव के चौधरी भी थे, उन्होंने कहा जी हमने तो नहीं करना। तो कैसे उसी दौरान जो है वो कंपनी के मालिक को पता लगा, वो आया और उसने हमारे सामने जो है वो सफाई की। उन्होंने कहा वो दिन है और आज का दिन है, मैंने किसी काम को छोटा नहीं समझा। तो ये निचोड़ है उन लोगों का जिन्होंने कामयाबियां हासिल की। फैसल वड़ाइज साहब हैं, जो देखो सुनो जानो के CEO हैं। जब उनसे मेरी मुलाकात हुई, मैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ। वो बहुत ही कमाल कंटेंट जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। उनसे जब मेरी मुलाकात हुई इंटरव्यू में, मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने मुझे एक ही बात की। उन्होंने कहा कि मैं या तो फिर पढ़ता हूँ, मैं या तो फिर किताबें पढ़ता हूँ, या तो फिर वीडियो बनाता हूँ। सही, ठीक है। आज उनके पता नहीं कोई 1.5 मिलियन से ज़्यादा उनके सब्सक्राइबर्स हैं, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने एक डायमेंशन ली, एक गोल लिया और वो उस प्रोसेस से गुजरते हुए इंजॉय कर रहे हैं। हम प्रोसेस से नहीं गुजरना चाहते और हम बस चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह से जो है हमें आउटकम मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया शुएब इमाम साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग इनकी ज़िंदगी और इनके एक्सपीरियंसेस से सीखना चाहते हैं, उनके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।